हेलो एवरीवन। आज के हमारे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर में हम सिल्वीकल्चर सिस्टम और इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सिल्वीकल्चरल सिस्टम क्या होता है। सिल्वीकल्चरल सिस्टम में टेंडिंग, हार्वेस्टिंग और किसी फॉरेस्ट को रीजनरेट किया जाता है और ये प्रोसेस सिल्वीकल्चरल सिस्टम कहलाती है। यहाँ टेंडिंग से मीन है कि काफ़ी सारे टास्क जो कि किसी क्रॉप को इस्टेब्लिश करने और उसको हार्वेस्ट करने के बीच में किए जाते हैं। टेंडिंग का मेन एम होता है कि क्रॉप के को इम्प्रूव करना, यानी उसका जो वुड क्वालिटी हमें प्राप्त होगा उसको इम्प्रूव करना। टेंडिंग के टास्क में वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग जैसे टास्क इंक्लूड होते हैं। थिनिंग से यहाँ हमारा मेन है कि किसी प्लांट के पार्ट्स को रिमूव करना या फिर किन्हीं प्लांट्स को रिमूव करना और अदर प्लांट्स के लिए स्पेस क्रिएट करना। इसके साथ ही यहाँ फेलिंग और प्रूनिंग की प्रोसेस की जाती है। प्रूनिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि ब्रांच को हटाना। यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं जो प्लांट की एक्स्ट्रा ब्रांच है उनको हटाया जा रहा है। यही प्रोसेस प्रूनिंग कहलाती है। नेक्स्ट है क्लाइंबर कटिंग एंड गिर्डलिंग। ये जो तने को इस तरीके से काट देते हैं ताकि इनफेरियर जो ट्रीज़ हैं उनको किल किया जा सके। ये प्रोसेस गिर्डलिंग कहलाती है। अब हम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे सिल्वीकल्चरल सिस्टम की। यहाँ हम पैटर्न ऑफ फेलिंग को देखते हैं टू बी अडोप्टेड फॉर हार्वेस्टिंग। इसके साथ ही टेंडिंग की प्रोसेस क्या की जाए किसी क्रॉप के लिए, और मेथड ऑफ रीजनरेशन कौन सा अडोप्ट किया जाए ताकि हमें अच्छे टिम्बर प्राप्त हो सके या फिर जो भी क्रॉप हमें प्राप्त करनी है उसकी क्वालिटी अच्छी प्राप्त हो, और द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर ऑफ क्रॉप जो कि प्रोड्यूस की जानी है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सिल्वीकल्चरल सिस्टम का। इस फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं कि सिल्वीकल्चरल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाई फॉरेस्ट और कोपाइस फॉरेस्ट सिस्टम। इसके बाद जो हाई फॉरेस्ट सिस्टम है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, सेकंड है सिस्टम ऑफ डिफ्यूज्ड रीजनरेशन एंड थर्ड है एक्सेसरी सिस्टम। जो फर्स्ट सिस्टम है सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लियर फेलिंग सिस्टम एंड शेल्टर वुड सिस्टम। क्लियर फेलिंग में द क्लियर फेलिंग सिस्टम आता है, फिर स्ट्राइप सिस्टम, उसके बाद में अल्टरनेट स्ट्राइप सिस्टम आता है। नेक्स्ट है शेल्टर वुड सिस्टम। इसमें यूनिफॉर्म सिस्टम आता है, फिर ग्रुप सिस्टम, उसके बाद शेल्टर वुड स्ट्राइप सिस्टम, वैगनेर्स ब्लेंडर शैमस्लेग सिस्टम एंड नेक्स्ट है एबेरहार्ड्स वेज सिस्टम। उसके बाद स्ट्राइप और ग्रुप सिस्टम, और फिर इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम, उसके बाद में इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन। इसमें सिलेक्शन सिस्टम होता है और ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम होता है। इससे नेक्स्ट है एक्सेसरी सिस्टम। इसमें 2 स्टोरीड विद हाई फॉरेस्ट सिस्टम और हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट फेलिंग, ये आते हैं। हाई फॉरेस्ट सिस्टम होता है वो सीड के द्वारा जर्मिनेट होता है, ये नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से रीजनरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोपाइस फॉरेस्ट सिस्टम। कोपाइस फॉरेस्ट सिस्टम में सिंपल कोपाइस सिस्टम होता है, कोपाइस विद 2 रोटेशन सिस्टम, कोपाइस विद स्टैंडर्ड सिस्टम, नेक्स्ट है कोपाइस विद रिजर्व सिस्टम, फिर कोपाइस सिलेक्शन सिस्टम और पोलार्ड सिस्टम, शेल्टरवुड कोपाइस सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम हमारा जो कंसंट्रेशन है वो रहेगा सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन पे, यानी आज हम क्लियर फेलिंग सिस्टम की ये तीनों पढ़ेंगे।
और शेल्टर वुड सिस्टम को देखेंगे यहाँ पे। फिर बाकी जो बचे हैं उन्हें हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम में हाई फॉरेस्ट सिस्टम जो मैंने बताया कि सीड से जनरेट करते हैं, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं। इनमें जो रोटेशन पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है, यानी सीड से ट्री बनने की प्रोसेस ये काफ़ी लंबी होती है। फिर है हाई फॉरेस्ट सिस्टम को भी हमने देखा कि काफ़ी सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन। यहाँ पर रीजनरेशन फैलिंग है वो किसी एक पार्ट तक कंसंट्रेटेड रहती हैं फॉरेस्ट में एक ही टाइम पे। इनमें फर्स्ट है द क्लियर फेलिंग सिस्टम। क्लियर फेलिंग में क्या होता है कि सारे ट्रीज़ को किसी एक एरिया को लेते हैं, उसके सारे ट्री को रिमूव कर देते हैं। क्लियर फेलिंग सिस्टम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है क्लियर फेलिंग सिस्टम, जिसमें कि जो मैच्योर क्रॉप्स हैं उनको क्लियर फेल यानी क्लियर फेलिंग उनकी कर ली जाती है सिंगल ऑपरेशन में, और फिर उनको रीजनरेट करते हैं नेचुरल या आर्टिफिशियल मीन से, यानी नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से सीड के थ्रू इसको रीजनरेट करते हैं। यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिंग है वो अगर एरिया को हम ए माने और रोटेशन माने कि भाई इतने टाइम बाद में फॉरेस्ट बन के तैयार हो जाता है, वो आर ईयर का माने, तो एरिया जो ईच ईयर क्लियर फेलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाता है वो ए बाई आर होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रीजनरेशन। एक होता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि ये श्योरेस्ट और क्विकेस्ट मेथड है रीजनरेशन का। इससे इंट्रोडक्शन कराया जा सकता है एक्जोटिक स्पीसीज़ का, इसके साथ ही फास्ट गोइंग स्पीसीज़ इस मेथड से उगाई जा सकती हैं और इससे बेटर फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट है जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डिपार्टमेंटल प्लांटेशन, एक टोंगिया प्लांटेशन। डिपार्टमेंटल प्लांटेशन में जो डिपार्टमेंटल पर्सोनल्स होते हैं फॉरेस्ट के वो प्लांटेशन करते हैं। एंड टोंगिया में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट प्लांटेशन है वो फील्ड क्रॉप के साथ कॉम्बिनेशन में उगाया जाता है। इसके तीन टाइप होते हैं। डिपार्टमेंटल टोंगिया यानी डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा करवाया जाता है, एक लीज पे दे के लीज्ड टोंगिया, एक विलेज टोंगिया। नेक्स्ट है नेचुरल रीजनरेशन। इसमें एक होता है नेचुरल रीजनरेशन जो सीड स्टोर किए गए हैं उनसे। नेक्स्ट है सीड आउटसाइड फॉरेस्ट से रिसीव करके। फिर है नेचुरल रीजनरेशन जो एडवांस ग्रोथ कर ली जाती है पहले उनसे। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं क्योंकि ये सिंपल मेथड है, रीजनरेशन एश्योर हो जाता है इससे। इस्टेब्लिशमेंट पीरियड थोड़ा छोटा होता है इसका, और फैसिलिटेट करता है ये ओपनिंग ऑफ फॉरेस्ट ग्रेजिंग के लिए, और ग्रोथ रेट भी फास्ट है और हाई यील्ड यहाँ पे प्राप्त होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नेचुरल रीजनरेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मोस्टली आर्टिफिशियल रीजनरेशन किया जाता है, और आर्टिफिशियल मेथड के कारण ये कॉस्टलियर होता है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेथड हैं वो इसकी तुलना में सस्ते होते हैं। और जो अनफेल्ड स्ट्राइप हैं यानी जिन्हें नहीं गिराया गया है, वहाँ अगर फायर लग जाए तो डैमेज होता है रीजनरेशन को। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग भी डिफ़िकल्ट है, वीड प्रॉब्लम रहती है, और यहाँ पे सोइल के एक्सपोजर की वजह से सोइल डेटोरिएशन होता है। नेक्स्ट है क्लियर स्ट्राइप सिस्टम। यहाँ पे जो फेलिंग है वो किस फॉर्म में करते हैं कि स्ट्राइप्स लगा दी जाती हैं यहाँ पे, और जो स्ट्राइप्स हैं वो अगेंस्ट होती हैं डायरेक्शन ऑफ विंड के, यानी अगर स्ट्राइप की प्रोग्रेस इस दिशा में है तो विंड डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्लियर स्ट्राइप सिस्टम का। क्लियर स्ट्राइप सिस्टम में रेगुलेट किया जाता है एरिया को नेचुरली,
बाय सीड फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरिया। इसमें जो स्ट्राइप्स लगा दी जाती हैं उसमें जैसे एक स्ट्राइप को छोड़ के फिर एक स्ट्राइप, तो बीच का जो खाली स्पेस होता है उसमें जो पास वाले स्पेस में जो ट्रीज होते हैं उनसे जो सीड गिरते हैं उनसे नेचुरली सीडिंग हो जाती है और इससे एरिया प्रिपेयर होता है नेचुरली। इसके साथ ही जो यहाँ स्टाइप सिस्टम है उसमें जो यंग क्रॉप है उसको विंड, स्नो, इंसेक्ट और जो फंगल अटैक होता है उससे उसकी रक्षा की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये क्लियर स्ट्राइप सिस्टम में, तो अगर विंड है तो अंदर की जो क्रॉप है उनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाती है क्योंकि यहीं उन विंड को रोक लिया जाता है। और बाकी जो सारे हमने देखे थे कि फंगल अटैक वगैरह, तो ये आगे एंटर नहीं कर पाते, इससे इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। अब इसका फेलिंग पैटर्न देखेंगे कि इसमें पहले देखा जाता है कि नंबर ऑफ ईयर्स को अगर 4 साल अगर फेलिंग के लिए नंबर है तो जो एरिया है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो फोर्थ, जैसे फोर्थ वाले एरिया को यहाँ पे क्लियर फेलिंग कर दी जाती है उसकी, तो फिर कुछ टाइम के बाद में जो फर्स्ट थर्ड नंबर वाला एरिया है वो नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर हो जाएगा क्लियर फेलिंग के लिए। सो इस तरीके से रेगुलर चलता रहता है ये सिस्टम। नेक्स्ट है स्ट्राइप अरेंजमेंट। स्ट्राइप अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से अरेंज की जाती है कि जो प्रीवेलिंग विंड है उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट, और ये डिपेंड करती, जो विड्थ है वो डिपेंड करती है डिसेमिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड कितने जल्दी से स्प्रेड करता है उस पर डिपेंड करती है ये। फिर है मेथड ऑफ रीजनरेशन, ये भी आर्टिफिशियल और नेचुरल। इसमें जो क्रॉप है वो इवन एज प्राप्त होती है। एडवांटेज बताए गए हैं कि सॉइल है वो प्रोटेक्ट होती है। एडवर्स एजेंट जो हमने देखे थे, एडवर्स एजेंट्स को फंगल अटैक वगैरह या फिर जो भी सॉइल डिटोरिएशन, जो वीड प्रॉब्लम है वो भी समवॉट लेस होती है। यंग जनरेशन है उसको प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि मैच्योर्ड स्टेम होते हैं उसके आसपास। और पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रीजनरेशन थ्रू सीड्स रिसीव्ड फ्रॉम एडजासेंट स्ट्राइप्स, ये हमने देखा था कि सीड वगैरह गिरते हैं पास वाले से तो जो क्लियर फिलिंग वाला एरिया है वो फिर से रीजनरेट होता है नेचुरल मीन से। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि फायर है वो अगर अनफेल्ड स्ट्राइप जो है उनमें अगर आग लग जाए तब यहाँ नुकसान होता है। इसके साथ ही वीड प्रॉब्लम हो जाती है कई बार अगर सोइल एक्सपोज ज़्यादा हो जाए, और सोइल डिटोरिएशन भी ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से। फिर हमारा नेक्स्ट है अल्टरनेट स्ट्राइप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि क्लियर फेलिंग फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स में की जाती है, और वेयर द क्लियर फेल स्ट्राइप है वो अल्टरनेटेड विद अनफेल्ड स्ट्राइप ऑफ सिमिलर विड्थ। इसमें भी इवन एज्ड क्रॉप हमें प्राप्त होती है। सो यहाँ हम डिफरेंस देख सकते हैं ये क्लियर स्ट्राइप सिस्टम और अल्टरनेट स्ट्राइप सिस्टम में। क्लियर स्ट्राइप सिस्टम में क्या होता है, जैसे 4 साल में रीजनरेशन पीरियड है उसका, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। और जैसे फोर्थ वाली को कट कर लिया, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पे फिर फोर्थ को कट करके यहाँ रीजनरेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड वाला सेक्शन है वो नेक्स्ट ईयर रीजनरेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, यानी यहाँ पे क्लियर फेलिंग कर ली जाती है। इस तरीके से प्रोसेस चलती है। और अल्टरनेट स्ट्राइप सिस्टम में जैसे फर्स्ट में क्लियर फेलिंग की जाती है तो फर्स्ट फर्स्ट वाले में, और ये अल्टरनेट हो गई यानी एक छोड़ के एक। सो यहाँ एडवांटेज दिए गए हैं कि सीड है वो नेचुरली सप्लाई मिल जाती है सीड्स की जो अनफेल्ड स्ट्राइप हैं उनसे, क्योंकि दोनों ही साइड फिर अनफेल्ड स्ट्राइप होती हैं।
और प्रोटेक्ट सीडलिंग्स जो हैं उनको फ्रोस्ट कोल्ड विंड से प्रोटेक्शन भी मिलती है और लेसर डैमेज टू सीड बियरर्स। इसके साथ ही कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे अगर टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करना है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे क्लियर फेलिंग की जाती है उस एरिया से टिम्बर ले जाना है तो दोनों साइड अनफेल्ड स्ट्राइप होती हैं, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। फिर है नो प्रोटेक्शन फॉर जो सेड बियरिंग स्पीसीज होती हैं उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाता। साथ ही जो फायर प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पे काफ़ी सारा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो अनफेल्ड स्ट्राइप हैं वो पास पास होती हैं, इस वजह से। अब हम देखेंगे शेल्टरवुड सिस्टम। शेल्टरवुड सिस्टम में फर्स्ट है यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी जिसमें जो कैनोपी है वो यूनिफॉर्मली ओपन्ड होती है होल एरिया ऑफ कंपार्टमेंट टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म रीजनरेशन। ये जो यूनिफॉर्म सिस्टम है वो एप्लीकेबल है चीर और देवदार और केल जैसे ट्रीज पे। यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम दिखाया गया है, यहाँ हम देख सकते हैं कैनोपी लगभग यूनिफॉर्म दिख रही हैं और ये ग्रुप शेल्टरवुड, इसमें ग्रुप्स में हम अलग ट्रीज देख पा रहे हैं। और ये है स्ट्राइप शेल्टरवुड, इसमें स्ट्राइप्स में ट्री लगाए गए हैं। यहाँ जो क्रॉप है वो इवन एज्ड प्राप्त होती है। इसके बाद है ग्रुप सिस्टम, इसमें जो रीजनरेशन फेलिंग है वो स्कैटर्ड ग्रुप में कैरिड आउट की जाती है। इसको बेवेरियन फेमल स्लेग भी कहते हैं और ये देवदार खेल वगैरह ट्रीज पे ये एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे जो यंगर क्रॉप होती है वो अनइवन एज्ड होती हैं, लेकिन जब यहाँ रोटेशन चलता रहता है क्रॉप्स का तो ये बाद में इवन एज्ड हो जाती है। इसके बाद है शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम। यहाँ पे जो शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम में रीजनरेशन फेलिंग होती है वो स्ट्राइप्स की फॉर्म में की जाती है, अभी हमने देखा था ये। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि विंड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना क्रॉप की। नेक्स्ट है वैगनेर्स ब्लेंडर सेम्यूस्लेग। इसमें क्या होता है कि रीजनरेशन फेलिंग्स को इस तरीके से नैरो स्ट्राइप में लगाया जाता है कि उनको एक्सटेंड करते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और वो बढ़ती जाती हैं फिर एडवांसिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। और इससे क्या होता है कि साइडवर्ड प्रोटेक्शन मिलती है सन से, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल और जो टुंड्रा रीजन है वहाँ यूज करते हैं। इसको ट्रॉपिकल कंडीशन में यूज़ नहीं कर पाते इसी रीजन की वजह से। और इवन और अनइवन दोनों ही तरीके की क्रॉप यहाँ हमें मिलती हैं। इवन एज वाली तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग मिलती हैं और अनइवन मिलती है हमें जब हम नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये चलती जाती है और एडवांसिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट है द स्ट्राइप एंड ग्रुप सिस्टम। इसमें जो फेलिंग है वो डन की जाती है स्ट्राइप कन्फर्म टू द ग्रुप सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है वेज सिस्टम। इसमें जो फेलिंग स्ट्राइप है वो लोकेटेड होती है इन द मिडल ऑफ द कटिंग सेक्शन और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कटिंग सेक्शन है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड होनी चाहिए, यानी जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगेंस्ट अ डायरेक्शन ऑफ विंड। वेज सिस्टम में स्ट्राइप इस तरीके से होती है। इसके बाद है इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम, इसको स्विस फैम्सलेग और बेडेन फैम्सलेग सिस्टम कहते हैं। इसमें जो रीजनरेशन फेलिंग है वो ग्रुप सिस्टम पैटर्न में की जाती है, लेकिन जो इसका रीजनरेशन पीरियड होता है फॉरेस्ट के वो काफ़ी लंबा होता है, जिससे इरेगुलर क्रॉप मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल है अंडमान कैनोपी लिफ्टिंग शेल्टरवुड सिस्टम, जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये एप्लीकेबल है। इसके बाद है इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम। इसमें जो क्रॉप है वो रीजनरेट की जाती है इरेगुलरली एंड द रिजल्ट
टेंट जो क्रॉप होती है वो अनइवन एज्ड प्राप्त होती है। ये ऐसे एरिया में एप्लीकेबल होती है जहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी का लॉस हो, इसका मतलब डेंजर हो, वहाँ ये यूज की जाती है। सो इस तरीके से हमने हाई फॉरेस्ट सिस्टम में कुछ पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हाई फॉरेस्ट का जो सिस्टम ऑफ डिफ्यूज्ड रीजनरेशन है उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।